मेरे साथ श्वेता मैम, आपका वेलकम करते हैं हॉमिटेज फोरम में सैटरडे फैमिली मीटिंग में। आपकी प्रेजेंस यहाँ पे शो करती है कि आप भी रिकवरी के जर्नी के प्रोसेस में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन दोनों हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, रिकवरी एंड रिकवरी ऑफ रिकवरी के जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डाउट्स हैं, fears हैं, तो हम सबको अंडरस्टैंड, इस डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हर बार एक नया एजेंडा लेके आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिले डीपर वे में, ताकि आप अपने लव्ड वन की रिकवरी को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सके। इनिशियली 2 वीक से हम WH वर्ड वाई पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि वाई देयर वाज नीड ऑफ द ट्रीटमेंट, कि एडिक्शन के ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत क्या थी। वो हमारा फर्स्ट सेशन था कि एडिक्शन ट्रीटमेंट में क्राइसिस क्यों आ जाते हैं, मतलब वो चैलेंजेस कौन से आते हैं जो ट्रीटमेंट को और डिफ़िकल्ट कर देते हैं इलाज कराने के लिए। एंड थर्ड जो आज हम करने जा रहे हैं कि फैमिलीज इन बिटवीन परेशान हैं, बीमारी से जूझ रही हैं, सब कुछ गंवा चुकी हैं, चलते चलते बीच में ऐसा कौन से चैलेंजेस आते हैं, बीच में ऐसे कौन से रीजंस आते हैं, वो कौन से डाउट्स हैं, फियर्स हैं, या कौन सी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण ट्रीटमेंट बीच में अधूरा, सैबोटेज खत्म हो जाता है। तो आज की मीटिंग का जो एजेंडा रिवॉल्व करेगा वो इसी टीम के अंडर रिवॉल्व करेगा कि वो चैलेंजेस क्या हैं कि हम ट्रीटमेंट को बीच में क्यों छोड़ देते हैं। जब हम बात करते हैं सक्सेसफुल रिजल्ट्स की, तो हम क्यों इतने रिजल्ट्स आगे चलते चलते जो 4 कदम हमने आगे डाले थे, हम पीछे क्यों आ गए, चलते चलते हम रुक क्यों गए, हम थक क्यों गए, वो क्या ऐसे रीजंस बने जिन्होंने हमारी मेहनत को फिर से बिल्कुल, हमारे विश्वास को, हमारी उम्मीद को बिल्कुल तोड़ दिया। तो आज हम उन रीजंस, उन लिस्ट के बारे में बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उनके साथ रिलेट कर पाओ, ताकि इस सफर में चलते चलते कुछ क्या ये रीजंस आपके साथ ना जुड़ जाएं। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुछ फैमिलीज बाहर वो भी अंदर आ जाए। और मैम ने आपको बताया, एक रिसर्च है, रिसर्च कहती है कि only 4% of the families when they start treatment वो सक्सेसफुल होती है अपने ट्रीटमेंट को पूरा करने के लिए। हमारे पास 100% होता है, 100% में से सिर्फ 4% फैमिलीज हैं जो कि अपने इलाज को कंटिन्यू रखती हैं, बरकरार रखती हैं या मुकम्मल करती हैं। अब वो क्यों नहीं कर पाती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, हमारा रिकवरी प्रोग्राम है, वो विल एंड स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनमें विल नहीं होती ट्रीटमेंट के लिए, उनमें इच्छा नहीं होती ट्रीटमेंट के लिए। उनकी विल हम लेकर आते हैं ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स का स्टे, और उनको हम स्किल्स देते हैं कि बाहर जाके उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। इन द सेम वे जो फैमिलीज होती हैं उनमें विल बहुत ज़्यादा होती है ट्रीटमेंट के लिए। वो जब लेकर आते हैं पेशेंट को तो उनकी विल यहाँ होती है, ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना टर्मोइल, इतनी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, इतनी डिफिकल्टीज देखी होती हैं कि उनको होता है कि बस अब ये ठीक हो जाए किसी भी तरीके से। वो आकर के हमें, ट्रीटिंग टीम को, डॉक्टर भाटिया को, सबको ये बोलती हैं कि डॉक्टर साहब आप 3 मंथ्स क्या, आप 6 मंथ्स भी बोलोगे हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराएंगे, आप 6 मंथ्स इंडोर बोलोगे हम इंडोर कर लेंगे, आप 2.5 years हमें टेंटेटिव टाइम बोलते हो, हम तो सारी जिंदगी दवाई खिलाने के लिए तैयार हैं। बस इसकी जो हालात है ना, जो इसकी साइकोलॉजिकल स्टेट है, या जो ये इसको फिजिकल विड्रॉल्स आते हैं, या ये जो बिहेवियर करता है, ये हमसे देखा नहीं जाता, इसको ठीक कर दो। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जैसे आप लोग आते हैं तो आप कुछ स्किल सीखते हैं। ये जितने भी हमारे फैमिली सेशंस होते हैं, सैटरडे मीटिंग्स होती हैं, या जो इवनिंग मीटिंग्स होती हैं, या जो हम ऑनलाइन एक हमने फॉरम बनाया हुआ है जिसमें हम रोज आपको छोटे छोटे क्लिप्स भेजते हैं आपकी अवेयरनेस के लिए। क्या होता है कि कुछ देर बाद
ये जो फैमिली की विल है ना, स्किल सीखने के बावजूद भी फैमिली की विल थोड़ी सी नीचे चले जाती है, डाउन चले जाती है. विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, वी आर नॉट ब्लेमिंग यू. ये हालात क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम उन 4% फैमिलीज में नहीं आ पाते, क्या रीजंस बनते हैं उसके लिए. सबसे पहला रीजन तो ये है कि वो डिनायल होती है. जैसे पेशेंट की डिनायल है, वैसे फैमिली की भी कहीं ना कहीं डिनायल होती है. टॉक्सिक शेम एंड स्टिग्मा, ये दो चीजें हैं. हमारी जो शर्म है कि लोग क्या कहेंगे, और जो स्टिग्मा है कि अच्छा एक साइकियाट्रिक सेटअप में जाना पड़ रहा है, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है. मेरे लव्ड वन को दिमागी प्रॉब्लम हो गई है. ऐसे कैसे? वो तो सिर्फ नशा करता था, नशा करके थोड़ा सा गुस्सा करता था, वो तो सारे करते हैं. थोड़ा सा गाली गलौज करता था, वो तो सारे करते हैं. जब ड्यूरिंग द कोर्स उनको ये बताया जाता है कि along with addiction there is a comorbid illness with your loved one, जैसे कि बाइपोलर है या स्किज़ोफ्रेनिया है या ओसीडी है या डिप्रेशन है, कुछ भी, तो कहीं ना हमारा बीइंग फैमिली मेंबर, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो सिस्टर है, ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि मेरे लव्ड वन को कोई दिमागी प्रॉब्लम हो गई. आई थिंक लास्ट टाइम जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, वेरी क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन कि हमारी मेंटल हेल्थ को लेके इतना स्टिग्मा है, इतना स्टिग्मा है कि कोई भी नहीं समझता. अभी रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, आई गॉट टू नो समबडी जिनको मैं शायद बचपन से जानती हूँ, एंड ही वाज अ वेरी नोबल काइंड जेंटलमैन. और कभी भी मैंने नहीं देखा, अगर आप बोलते हो ना शरीफ बंदा, तो उससे शरीफ बंदा मैंने जिंदगी में नहीं कभी देखा. And that person has committed suicide 3 days back. इतनी मेंटल हेल्थ की लैक ऑफ अवेयरनेस. जहाँ मेरे मदर का घर था वहाँ वो रहते थे और बचपन से हम उनको भैया कहते थे. और क्यों क्यों उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली? क्योंकि उनको अर्थराइटिस था. उनको पेन इतनी होती थी कि वो अपनी फिजिकल इलनेस के साथ जूझ रहे थे. एंड इट इज सो मच आयरनी विद द फैमिली कि उनको यही नहीं पता लगा कि वो इतना, उनका मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी. अब देखो फिजिकल प्रॉब्लम्स तो कितनों को आती है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ये बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है. अब वो बंदा इतने सालों से इतना अच्छा, इतना नोबल ह्यूमन बीइंग, वो ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ. मतलब हम डिप्रेशन को इतना बड़ा स्टिग्मा लेके चलते हैं, इतना बड़ा स्टिग्मा. एंड व्हेन आई वेंट टू देयर फैमिली, जब मैं उनसे अफसोस करने गई तो उन्होंने मुझे गले लगा के ये बोला, शायद काउंसलिंग करा लेते तो बचे थे. एंड आई वाज सो शॉक्ड कि आपने कभी बताया ही नहीं, आपने कभी बात ही नहीं करी. इतनी इतनी मेंटल हेल्थ की हमारी जो है अवेयरनेस है ही नहीं है. जब हमें पेट में दर्द होता है हम भागे भागे जाते हैं, जब हमें सिर में दर्द होता है हम तो पता नहीं कितने स्कैन्स करा लेते हैं. आई हैव सीन एन नंबर ऑफ पीपल जो हर 3 महीने 6 महीने बाद हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं. हमें वो आते रहते हैं ल्योर करने के लिए, फुल बॉडी चेकअप कराओ, 2100 में कराओ, 5000 में कराओ, हम सब कराते हैं. बट हमने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए चेकअप कब कराया? किस किस कारण कराया, क्यों कराया? अगर हमारा मूड लो था, क्या हमने कराया कभी? कभी हमारा रोने को मन कर रहा है तो हमने किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात की? कभी भी नहीं करी. तो ये जो स्टिग्मा एंड शेम है ना, ये हमारे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर केयर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करती है, हिंड्रेंस क्रिएट करती है. नंबर 1. नंबर 2 इज हमारा इनेबलिंग बिहेवियर होता है. हमारी इनेबलिंग 2 तरह की होती है, ID बोलते हैं इसको, इनोसेंट इनेबलिंग एंड डेस्परेट इनेबलिंग. इनोसेंट इनेबलिंग का मतलब है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, आउट ऑफ लव हम इनेबल करते रहते हैं पेशेंट के सारे बिहेवियर्स को. एक्चुअली अगर हम वे बैक जाएं तो जब हम पेशेंट को लेके आए थे, अपने लव्ड वन को लेके आए थे, तब भी हम कहीं ना कहीं इनेबलिंग कर रहे थे. हम उसके हर एक बिहेवियर को ये कह के नजरअंदाज कर देते थे, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, अगर इसने पहली बार बियर पी है तो मुझे बता तो दिया ना,
अगर सिगरेट पिए तो मुझे बता तो दिया ना, टीन एज में बच्चे करते ही होते हैं, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, और हम उसको पैसे भी देते रहते हैं, उसकी बातों को छुपाते भी रहते हैं। कई बारी हम उसकी बातों को इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उस बबल में ही रहते हैं, बात कमरे की कमरे में ही रहे, घर की घर में ही रहे और उसको बाहर नहीं आने देते। ये हमारी कहीं ना कहीं आउट ऑफ लव इनोसेंट इनेबलिंग चल रही होती है, एंड डेस्परेट इनेबलिंग होती है आउट ऑफ फियर। हमें अपने लव्ड वन को खोने का डर होता है कि अभी तो ये मेरे से प्यार से बात कर रहा है, कल को ये ना आए मुझसे प्यार से बात करनी बंद कर, कल को ये ना आए कि मेरी बात सुननी बंद कर दे। एंड आउट ऑफ फियर, एंड मैं ये बता दूं, फैमिली 100% फियर ड्रिवन होती है, 100%। देखो, थोड़ा सा फियर तो होना ही चाहिए। अगर एक बच्चे को एग्जामिनेशन का फियर नहीं होगा तो वो तैयारी ही नहीं करेगा, लेकिन वो फियर किस हद तक है आपका, ये देखना बहुत जरूरी। बीइंग फैमिली मेंबर, आपका फियर इस हद तक तो नहीं चला गया कि आपके बच्चे की रिकवरी में वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो वो फियर जो है, फियर के कारण हम इनेबल करते रहते हैं बिहेवियर। ये था जब हम उनको लेके आ रहे थे। अब जब हम ले आए हैं एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है, we have seen that families take patient back। अगर 3 months का ट्रीटमेंट है तो फैमिलीज कई बार कहती हैं 1 महीने बाद भेज दो, चलो जी 2 महीने बाद भेज दो, चलो जी 2.5 महीने बाद भेज दो। क्यों? क्योंकि रंग रूप निकल आता है, चेहरा निखर आता है, थोड़ा सा बॉडी वेट भी हो जाता है, और पेशेंट खाना खुना भी खाना शुरू हो जाता है, आपके पैरी हाथ लगाना शुरू हो जाता है, आपको हग करना शुरू हो जाता है, आई लव यू कहना शुरू हो जाता है। तो लगता है कि अब ठीक है, फिर वो कस्में वादे सब शुरू हो जाते हैं कि अब मैं कभी नहीं करूंगा, एक बार ही मुझे ले जाओ। तो हमने बहुत बार ये एक्सप्लेन किया है कि बीमारी का रंग रूप क्या है। बीमारी का रंग रूप है, इट इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल। इतनी चुस्त, चालाक, चकमा देने वाली और जकड़ने वाली, इतनी पावरफुल है कि वो कभी भी हो जाती है। तो जो हमारी विल थी ठीक करने की और जो स्किल्स हमने बीइंग फैमिली मेंबर्स सीखे थे, वो कहीं ना कहीं डाउन चले जाते हैं हमारे इस डिनायल और एनेबलिंग बिहेवियर के कारण। जो हम पहले कर रहे थे वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब वाई वी आर नॉट इन दोज 4% पीपल, क्योंकि जब हमने फॉलो अप का प्लान देना होता है, जैसे ही पेशेंट घर जाता है तो पेशेंट फैमिली जो है पेशेंट की बातों में आ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ पेशेंट जादूगर होता है, मोस्ट कन्विंसिंग होता है, और बताती है कि मुझे पता लगा कि इसने सिगरेट पी थी। अब ये मत बताना कि मैंने आपको बताया सिगरेट पी थी, अब आप ना अपने तरीके से इससे निकलवा लेना। तो इसका मतलब है फिर से फियर है हमारे अंदर, फिर से हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं ये वाला फियर है कि मैं अगर उसको ये कन्फ्रंट कर दूंगी या बात कर लूंगी तो ये फिर से फ्लेयर अप हो जाएगा, और आज जो ये मेरे साथ जा रहा है ट्रीटमेंट में तो ये नहीं जाएगा। ये आउट ऑफ फियर जो हम बातें छिपाते हैं, तो ये हम समझ लें आपकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन, आपकी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन जो है वो हेल्प करती है ट्रीटिंग टीम को पेशेंट को बेटर लाइफ देने के लिए। डेफिनेटली इट हैज टू बी डन इन अ थेरेपेटिक वे। सीधा प्रोवोकिंग नहीं कर देनी होती, सीधा था सोटा नहीं डालना होता, तरीके से बात करनी है। बट आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां आके आप हर बात कर सकते हैं। एंड कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि फैमिली में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, आप बड़े आराम से अपने थेरेपिस्ट को बोल सकते हैं कि इसको इसको आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको हमारे पेशेंट के बारे में सब कुछ पता हो। हमें कई बारी बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसकी एक डायग्नोज बनाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, तब तक हमारा बहुत देर हो चुका होता है। इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर टू ऑल द फैमिली मेंबर्स कि छिपाना कुछ नहीं है ट्रीटिंग टीम से, छिपाएंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे कहीं ना कहीं। Moving ahead with the second challenge, that is frustration and hopelessness. Repeated relapses can make families feel that treatment isn't working. रिकवरी का प्रोसेस बिल्कुल ऐसे पेशेंस रखने वाला प्रोसेस है जैसे आपने किसी मिट्टी में एक बीज बोया
और कुछ सालों के बाद आप वेट करते हो कि वो पूरा पौधा बने। रिकवरी का जो प्रोसेस है वो कोई मैजिक मैन नहीं है कि कोई मैजिक हुआ और आपके सामने आपका लव्ड वन बिल्कुल रिकवर, बिल्कुल सोबर हो गया। बहुत सारी पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, आपकी विल, आपकी स्किल चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका कंप्लायंस चाहिए, आपका सरेंडर चाहिए। बाद में वो बारी आती है आपके लव्ड वन की। अब आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि ये जो रिकवरी का प्रोसेस है, ये जो चल रहे हैं हम, उसमें उसमें धूप छाँव दोनों होंगे। सम डेज आर रोजी, सम डेज आर रेनी, मतलब रिलैप्स, वीक एक्शंस हो सकते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि ये बीमारी है, तो आप अपने आप को होपलेस फील नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। आपको लगेगा जैसे बाकी बीमारियों में रिमिशन मतलब सिम्टम्स ठीक होते हैं और रिलैप्स सिम्टम्स वापस रीअकर होते हैं, उसी तरह एडिक्शन की बीमारी में भी हो सकता है। अगर आप बहुत एब्सोल्यूट एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं अपने लव्ड वन से कि अब हमने इलाज करा दिया, अब इसके बाद कोई इसका नहीं होगा फुटफॉल, ये घिरेगा नहीं, जब कोई वीक एक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब समवेयर आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन आपको कहीं ना कहीं पेन देगी, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं होता कुछ। पहले एक एब्सटिनेंस का स्टेज आता है जहाँ पे पेशेंट की विल बनाई जाती है कि वो नशा छोड़ेगा, एंड देन वो विल की स्टेज के बाद हम उसे कहाँ पे प्रोसीड कर रहे होते हैं कि वो अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करके अपने लाइफ के ओवरऑल स्पेयर्स को बेटर करे, जिससे वो सोबर बने। जब वो सोबर बनेगा, आपके अपने आप आपके डर खत्म हो जाएंगे। देन कम्स द स्टेज उसकी लाइफ की हर चीज चलती है। बट इस रास्ते चलते चलते एक सिंपल में आपको आज चाय ना मिले, जो सुबह चाय पीते हैं, जब 12 बजे चाय पीते हैं, आप अनईजी हो जाओगे, डिस्कम्फर्ट आएगा आपको। उसी तरह वो इंसान आपको शायद चाय के विड्रॉल्स माइनर से फील होने शुरू हो जाए, और एक इंसान जो नशे में सालों साल जिसकी डिपेंडेंसी रही है, वो उसकी बेस्ट थिंग आपने लाइफ से ले ली है, वो पेन में नहीं होगा। क्या आपको वो हंस के मिलेगा? क्या आपको वो अच्छे से ग्रीट करेगा? जो चीज़ उसकी लाइफ की लाइफ लाइन बनी हुई थी, उसकी ऑक्सीजन बनी हुई थी, उसको खाना ना मिले वो ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसका सिर्फ डोज चाहिए, नेक्स्ट ड्रिंक चाहिए। जिस चीज़ पे वो खड़ा था, वो चीज़ आपने उसकी ली है। एक बार एम्पैथी उसकी जगह जाके सोचे, वो भी कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वो अपने आप को वापस खड़ा कर रहा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस इसलिए आती है क्योंकि हम बीमारी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हमें आज भी लग रहा होता है कि ये जानबूझ के कर रहा है, इसे गंदी आदत है, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा। भाई टाइम लगेगा। उसकी बीमारी ने उसकी ब्रेन की केमिस्ट्री को डैमेज किया है, चेंज किया है। उस ब्रेन के केमिस्ट्री को वापस रिस्टोर होते, वापस ठीक होते टाइम लगेगा। आप देखिए एक नॉर्मल फ्रैक्चर को भी 12 से 14 हफ्ते लगते हैं कि वापस उसकी बोन मसल्स रिकनेक्ट कर जाए, उसकी हड्डी जुड़ जाए। तो ये जो बीमारी है जिसने ब्रेन के पूरे केमिकल चेंज करके ब्रेन के पूरे फंक्शनल चेंजेस ला दिए, ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी किसी हद तक चेंज किया, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 3 महीने कर वो नशा 20 साल से रहा है? बीमारी उसकी पूरी फुल ब्लोन एपिसोड में यहाँ पे आई, तो क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन ठीक है? चाय तो मुझसे छोड़ी नहीं जा रही, मुझे उसके विड्रॉल आ रहे हैं, एक्सपेक्ट मैं कर रही हूँ कि वो सब कुछ लाइफ में यहाँ से जाने के बाद या इन यहाँ पे स्टे में सब कुछ ठीक करे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो वी नीड, हमारी अपनी जो ये जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे लव्ड वन से, वो हमें फ्रस्ट्रेट करती है, वो हमें होपलेस बनाती है। अनडाउटेडली हम आपसे बिल्कुल एग्री करते हैं कि रिलैप्स बिल्कुल उम्मीद को तोड़ देता है, बिल्कुल पेन बढ़ा देता है। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ रिलैप्स इस बीमारी में अच्छे हैं, रिलैप्स अच्छे नहीं हैं, बट रिलैप्स हो सकते हैं। रिलैप्स का मतलब है कि उसको और ट्रीटमेंट के और कुछ स्किल्स की ज़रूरत है और उन ट्रिगर्स पे काम करना है, उससे मैनेज नहीं हुई, बट एटलीस्ट उसको इंकरेज तो करो कि हम तुम्हारे साथ हैं, यू आर डूइंग अ गुड वर्क, तुम कितना एक अच्छा काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को वापस रीस्टार्ट कर रहे हो, सोना उठना खाना पीना
पार्टी करना, उदास होना, सब उसके किसके इर्द गिर्द था? उसके सब्सटेंस के इर्द गिर्द था। अब वो अपनी वापस लाइफ को रीस्टार्ट कर रहा है, अपनी लाइफ को वापस रीलिव करने जा रहा है विदाउट सब्सटेंस। बहुत ये मेहनत का काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है। मतलब एक आम के मौसम में आपको बोले आम नहीं खाना तो शायद आपका भी मुंह बन जाए कि हाँ सबको आम मिल रहे हैं, दैट्स द बेस्ट फ्रूट। और उनका उतना ही प्यार उस सब्सटेंस के साथ है, मतलब जिस सब्सटेंस ने उन्हें चकाचौंध, उन्हें मतलब नज़ारे दिखाए, उन्हें दुनिया का सुरूर दिखाया, वो आपने उनसे ले लिया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि वो बहुत टफ प्रोसेस से निकल रहे हैं और आपने उस प्रोसेस में उनको सपोर्ट करना है, ना कि इनेबल। और ये जो प्रोसेस के दौरान हो सकता है वीक एक्शन हो जाए, वो वीक एक्शन शायद फिजिकल, इमोशनली कुछ बोल दें आपको, कुछ हिट बैक कर दें, कोई चीज़ें तोड़ दें, तो समझे ही इज इन पेन। अभी भी वो अपने आप को, मतलब उसके अंदर टर्बुलेंस है। जिस इंसान के अंदर टर्बुलेंस है, जिस इंसान के अंदर हलचल है, वो ही बाहर उसी चीज़ को प्रोजेक्ट करेगा। जो इंसान अंदर से शांत है, आपको लगता है वो दूसरों को तंग करेगा। कहते हैं हर्ट, वो दूसरों को भी हर्ट, दूसरों को भी जख्म देता। चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो मैं एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हूँ कि इन 3 महीने के 100 दिन के प्रोग्राम के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा होल्ड बैक कीजिए कि टाइम लगना है उसको वापस नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। तो नंबर 1, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मेरे पास पेशेंस है? क्या मैं पूरा सरेंडर कर रही हूँ? मैं क्या टाइम दे रही हूँ? मैं अपने प्रोवोकिंग बिहेवियर को चेक कर रही हूँ, क्योंकि गुस्सा आता है, क्यों नहीं समझ आ रही, ये स्टेटमेंट आती है, इतना टाइम हो गया समझ क्यों नहीं आती, तेरे पल्ले क्यों नहीं गाल पैंदी, सारे नू पता है। तो वी हैव टू चेक अपना ये वाला प्रोवोकिंग बिहेवियर, ये जो भड़काऊ बिहेवियर, ताने वाला बिहेवियर, क्रिटिसाइज करने वाला बिहेवियर। बट इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपके घर में बीमारी है, तो उस बीमारी की लिमिटेशन है। एक एस्थमा वाला पेशेंट है, तो उस टाइम पे, इस टाइम पे उसको, जब आप देख रहे हैं दिवाली के बाद ये जो फसल की कटाई भी हुई है, तो ये पराली के बाद स्मॉग है, तो लिमिटेशन है, ब्रीदिंग के इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह जिस इंसान को थोड़ी सी अगर कोई लेग या लिम्ब की प्रॉब्लम है, उसको चलने में प्रॉब्लम है, तो अंडरस्टैंड करते हैं ना हम। तो इस बीमारी में हम क्यों पीछे अपने आप को होल्ड बैक करते हैं? हम क्यों इतने एक्सपेक्टेशंस इतनी रख देते हैं उस लव्ड वन से? हर बीमारी की लिमिटेशन है, इस बीमारी की भी लिमिटेशंस हैं। तो प्रेजेंटली पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपको उन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हुए देखना है सबसे पहले प्रायोरिटाइज क्या करना है, उसकी हेल्थ की उसका पैसा, उसकी जॉब की उसकी सेहत। आप जिस चीज को प्रायोरिटाइज करोगे, तो आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन, आपकी ये जो होपलेसनेस वाली जो स्टोरी आपके अंदर चलती है, कोई फायदा नहीं एरा इलाज करांदा, वो खत्म होनी शुरू होगी। क्योंकि इलाज में ऐसी चीजें हो सकती हैं, अप्स डाउन हो सकता है, चलते चलते गिर सकता है कोई। एक डायबिटिक पेशेंट भी अगर मीठा खाता है, तो एट टाइम्स वो देखता है कभी शुगर बढ़ गई, कभी शुगर कम हो गई। मैम खड़े हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि हर बीमारी की अगर कुछ लिमिटेशन है, तो इस बीमारी की भी लिमिटेशन है। तो मुझे इस बीमारी के साथ कैसे डील करना है, मेरा काम ये है। अगर कोई वीक एक्शन है, तो क्या मेरे प्रोवोकिंग करने से बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या मेरे उसकी बात छुपाने से, उसको ये जो ब्लाइंड लव, ये जो हम कह रहे हैं, ये करने से बीमारी ठीक होगी? नहीं हुई, नहीं तो अब तक तो ठीक हो जानी चाहिए थी। तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रोग्राम के हिसाब से अपनी कोडिंग, अपनी कंडीशनिंग को करना है, ताकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हो। उसकी कैपेसिटी इतनी, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी, तो गैप जो ये डेफिसिट है, इसका हर्जाना कौन भुगतता है? आप ही का लव्ड वन। वो कहते हैं घर वाले समझते ही नहीं, समझते नहीं। मैम आप लोग बात समझ लेते हो, वो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आप उसकी कैपेसिटी और अपनी एक्सपेक्टेशंस के गैप को बैलेंस ही नहीं कर पाते। मैम ने बहुत एक्सप्लेन करा है। देखो, होपलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन ये एक्चुअली आती है, ये आई क्यों है, कहाँ से आई है? क्योंकि इतने साल हो गए हैं हमें अपने लव्ड वन के साथ जूझते जूझते, हम भी अक गए हैं, हम थक गए हैं सेम सर्कमस्टांसिस के साथ चलते चलते और आगे बढ़ते बढ़ते।
एक टर्म होती है उसको बोलते हैं ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। एक होता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमारे घर में बीमारी आ गई है, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा लव्ड वन नशे में है, बट क्या हमने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया? एक छोटी सी एग्जाम्पल है, घर में किसी बच्चे की अगर हड्डी टूट जाती है और उसको प्लास्टर लगता है छोटे बच्चे को, आप बताएं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं? माएँ क्या करती हैं उसके लिए? ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हैं। नो हेटफुल एक्सेप्टेंस। उसमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा होता उस बच्चे पे, बल्कि प्यार आ रहा होता है। उसमें हम अपने आप को ये कहीं ना कहीं समझा लेते हैं कि अब इसमें चिड़चिड़ापन भी आना है, बाजू इसकी मूव नहीं हो रही, ना ये खा पा रहा है, ना ये कपड़े पहन पा रहा है, ना ये कंघी कर पा रहा है, ना ये लिख पा रहा है। हर चीज के लिए मुझे इसको असिस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ जब बात आती है नशे की, तो नशे को हमने इतना बड़ा एक लेबलाइज किया हुआ है, ए सब तो माड़ी बीमारी है, ए साडे माड़े कर्म, साडे घर च पता नहीं कित्थों आ गई। किसी को अगर कैंसर होता है और फर्स्ट स्टेज में पता लग जाता है, तो क्या हम फ्रस्ट्रेट और होपलेस होते हैं? नहीं, हम होपफुल होते हैं कि बाबा जी तुहाडा लख लख शुक्र है, पहली स्टेज ही पता लग गया, हुणे ठीक हो सकता है बंदा। ਅਸੀਂ अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, हम अपने सारे बेस्ट ऑफ द कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं और इलाज कराते हैं कि हमारा लव्ड वन जो भी है, चाहे वो हमारी मदर ही क्यों नहीं है, चाहे हमें पता है उनकी एज हो गई है, फिर भी हम पूरा खर्चा लगाते हैं कि किसी तरीके से वो बच जाए। पर क्या हमने एडिक्शन की बीमारी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया? फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस नहीं आएगी अगर हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। आई एम यूजिंग वन वर्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। पर ये मैं बता दूं, हमारी अगर साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं या हमें एडिक्शन है, तो ये समझ लें हमें ताउम्र की बीमारी लगी है, सारी जिंदगी की बीमारी है। जैसे डायबिटीज सारी जिंदगी की बीमारी है, इसका जड़ का इलाज नहीं आया अभी। हम क्या कर सकते हैं? डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं दवाइयों के साथ, और अपनी एक प्रॉपर अपना रूटीन बना के, सैर करके, दवाई खा के, मीठे का परहेज करके। इन द सेम वे एडिक्शन रहनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव हो जाए कि सारी जिंदगी रहनी है तो फिर इलाज कराने का की फायदा है। एडिक्शन की बीमारी रहनी है, ये ठीक हो जाएगी एक अरसे बाद, लेकिन कभी भी दोबारा पॉपअप हो सकती है, दोबारा आ सकती है। जैसे मैम ने बोला, एक डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो बिल्कुल ठीक चल रहा है और उसकी दवाइयाँ कहीं बंद हो जाती हैं या मीठा जरूरत से ज्यादा खा लेता है, तो डायबिटीज फिर से आएगी। अस्थमेटिक पेशेंट है, इस मौसम में उसका अस्थमा का अटैक फिर से आ सकता है। ऐसे ये बीमारी कभी भी अटैक कर सकती है क्योंकि ये पावरफुल है। इस चीज को जिस दिन हमने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। स्लिप भी होते हैं, रिलैक्सेस भी होते हैं, बट आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक टीचिंग टीम है जिसके पास जाके आप मदद ले सकते। कैसे ठीक कर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, financial and emotional restraint. The families are financially and emotionally drained up, which causes families to withdraw their patients. देखो, ये इसके साथ बिल्कुल रिलेट करता है पहले पॉइंट के साथ। जिन फैमिलीज को 10 इयर्स हो गए हैं या 15 इयर्स हो गए हैं अपने पेशेंट को देखते हुए, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया होएगा, कुछ रिहैब्स में भेजा होएगा, कुछ पेशेंट्स, क्योंकि पेशेंट का लॉसेस बड़े होते हैं, इसमें हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो खराब हो जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो जाते हैं। वी हैव सीन कईयों के घर बिक गए हैं, ज्वेलरी बिक गई है, फैमिली जब बताती है, बट वो हमेशा सर वो स्टोरी सुनाते हैं ना कि जमीन ते हले बाकी है, अगर सारी फसल जल गई है बिजली गिरने से, तो हमारे पास जमीन तो बाकी है ना, हमारे पास हमारा लव्ड वन तो है ना, हमें उस चीज का ग्रेटिट्यूड करना है। वी डेफिनेटली एग्री कि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं, बहुत बार फॉलो अप्स जो हम मिस करते हैं अपने फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स के कारण मिस करते हैं, या हम थक गए होते हैं ट्रीटमेंट करा करा के और हमें लगता है कि ये तो फिर से वही कर रहा है, तो जितना चल रहा है उतना चलने दो, चलो गुजारे जोगा चलने दो, एटलीस्ट कोई बड़ा हंगामा तो नहीं कर रहा, छोटा मोटा गुस्सा ही कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। आपके छोटे छोटे पॉइंट्स, आपके छोटे छोटे बिहेवियर जब आप देखते हैं,
वो हमें बड़े प्रॉब्लम से बचाते हैं अगर हम टाइमली उसको इंटरवीन कर ले, अगर टाइमली हम उसको मैनेज कर ले। फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स का है या कुछ भी है, हमारे लव्ड वन से बढ़ के नहीं है वो चीज। वी एग्री कि हम थक गए, सब चीजें बन जाएंगी अगर हमारा पेशेंट ठीक होगा। आज अगर उसकी कैपेसिटी बन गई और वो ठीक हो गया, वो कल को कमाएगा भी, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, एक लिमिटेशन होती है। हम जो आपको स्टैंड्स देते हैं, रेड स्टैंड्स देते हैं, उसमें हमारी ये नहीं होता। वी नीड टू अंडरस्टैंड आपके जो लव्ड वन है ना, वो फॉलो अप के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये ट्रीटिंग टीम हमें कभी भी अपनी जोगा नहीं बनने देना चाहती। ये ट्रीटिंग टीम चाहती है कि हम सिर्फ इनके जोगे ही रह जाएं, हम सिर्फ फॉलो अप्स में ही आते रह जाएं। ये बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पेशेंट्स बोल रहे हैं ये उनकी बीमारी बोल रही है। हमारा मेन मकसद है हमारे जो लव्ड वंस, जो पेशेंट्स हैं, उनको इतना का तैयार करा दें कि वो बाहर सोसाइटी में जाके अपनी एक पहचान बना सके, अपना कुछ काम कर सके। डेफिनेटली हम उन कामों के लिए मना करते हैं जहाँ पे ट्रिगर्स होते हैं, हम उन कामों के लिए मना करते हैं। अब देखो, एक हमारा लव्ड वन था जो अल्कोहलिक्स था और उसको शराब का ठेका मिल गया। अब फैमिली कहती है हमने तो करना है ये वाला बिजनेस। अब आप बताओ, एज अ ट्रीटिंग टीम हम मना करेंगे कि हम अलाउ कर देंगे? ऑब्वियसली मना करेंगे। सो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रिगर ना करे, उसके लिए हम मना करते हैं। बट वी आर ऑलवेज विद यू, और हम कुछ ना कुछ विन विन सिचुएशन करते हैं। आपको बस अपनी बात रखनी है हम तक, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। इमोशनल रिस्ट्रेंट्स में हमें पता है आपका बैगेज बहुत तगड़ा आपके पीछे होता है। आप चल रहे होते हैं, एक बैग में शेम हो रही होती है, दूसरे बैग में आपका डर हो रहा होता है, तीसरे बैग में आपके फाइनेंशियल लॉसेस हैं। मैम आइडेंटिफाई करेंगे उनके हस्बैंड ने 60 lakhs मतलब अपनी बेटिंग में गंवा दिए। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट तो पेशेंट कहते हैं कि मैम पैसे तो कहाँ पे हैं, लिवर उनका 3rd ग्रेड पे है। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट की कॉस्ट करने के लिए मैं कहा सर नुकसान तो आपका बच गया। कहते वो कैसे? मैं कहा रोज की कितनी पीते थे, महीने की कितनी पीते थे, 20 साल के कितने पीते थे? मैं कहा वो पी के जो नुकसान किया उससे आपका लिवर फेलियर वाली स्टेज के, दैट्स द नेक्स्ट स्टेज, वो तो बच गया। आप ये नहीं सोच रहे कि आप ठीक हो जाएंगे, आप सब कुछ वापस ले आएंगे, वो आपके नुकसान को बचा देगा। अनडाउटेडली हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे पैसों का नुकसान किया है, आपने पैसे भरे होंगे। उन्होंने सालों साल पैसे अपने नशे में, नशा करते हुए या करवाते हुए कितने पैसे खराब किए होंगे, और जब तक हम यहाँ पर पहुंचते हैं हम ड्रेन्ड आउट होते हैं। बट द थिंग इज कि सबसे बड़ा नुकसान पैसों से भी ज्यादा जो है वो टाइम का होता है। आज टाइम है तो वापस वो सारी चीजें, अगर टाइम संवर गया, उसकी सेहत संवर गई, तो पैसा शायद कम ज्यादा भी हो, घर में खुशियां तो आ जाएंगी। ईंट की रोटी किसी ने नहीं खानी, सोने की रोटी किसी ने खानी, खानी तो वो रोटी ही अन्न की। तो वो पैसा शायद जो हम कभी कभी जो फंस जाते हैं उसमें कि हाँ इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा, हम समझ रहे हैं आप ऑलरेडी खाली होके आए हो क्योंकि बहुत नुकसान झेल कर आए हो। बट अगर आपने अभी भी इलाज नहीं कराया तो क्या आप आगे की पिक्चर देख पा रहे हो? और कितना नुकसान आपकी भरपाई करोगे, कितना को आप और करोगे? और ये जो सारे बैगेज हमने जो पकड़े होते हैं, ये बहुत चैलेंज करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। शेम का, फेयर का, हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हमारी अपनी एनर्जी लेवल डिक्लाइन हो जाती है, हम खुद पेन में होते हैं। तो आप सोचो कि हम चल रहे हैं और ये बैग में सारे के सारे हमने ईंटें डाल के रखी हुई हैं, क्या हम चल पाएंगे? इसलिए हमारा सफर मुश्किल हो जाता है और हम बीच में कहते हैं छोड़ दो, देखी जाएगी, फिर रब भरोसे। हमारा फिर एक ये स्टेटमेंट आना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम मैंने तो कर दिया, मैं थक गई, अब जो होगा देखेंगे। नहीं किया, आपके साथ नहीं अलाइन कर रहे। तो ये जो इमोशनल और आपके फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, बट यहाँ से हम शुरू करें कि चलो फाइनेंशियली देयर इज ऑलवेज की बात की जाती है, हमेशा सर उस चीज़ को कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि अगर बहुत ज़्यादा हमें लग रहा हो। इमोशनली तो हम अपने आप को चार्ज अप करना शुरू करें,
इमोशनली हम अपने वेलबींग को ठीक करना शुरू करें, ये बैग उतारना शुरू करें जो हमने इतने सारे पकड़े हुए हैं, ताकि हम उनकी रिकवरी को सपोर्ट कर सकें। तो हम आज बात कर रहे हैं कि व्हाई वी लीव द ट्रीटमेंट इन बिटवीन, स्पेशली फैमिलीज जो हैं वो पीछे क्यों हट जाती हैं। जैसे मैम ने बोला कि हम एक सफ़र पे हैं। हम एक सफ़र कहाँ से शुरू किया था कि हमारा लव्ड वन बीमार है और हम उसको ठीक करने के सफ़र पे हैं, है ना। तो पहले तो हम ये चीज़ समझें कि हमारे लिए ठीक होने की डेफिनेशन क्या है। फैमिलीज़ के लिए फैमिलीज़ क्यों ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देती हैं, क्योंकि ठीक होने की डेफिनेशन जो है ना फैमिलीज़ के लिए कहीं ना कहीं कुछ और होती है। जो हम समझाते हैं या बीमारी में देखें तो ठीक होने की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। फैमिलीज़ को लगता है कि ठीक होने की डेफिनेशन है इसका मूड कभी ख़राब हो ही ना, ये कभी गुस्सा करे ही ना, इसको जो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो कभी आए ही ना, इसका नशा करने का दिल करे ही ना। क्या आप लोगों की ये डेफिनेशन है ठीक होने की? अगर ये है तो हमें आज डेफिनेशन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक होने की डेफिनेशन है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी बट हमने इनको मैनेज कैसे करना है, वो ट्रीटमेंट है। तो इस सफर में अगर तो हम ये गोल बना के चले हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ पे लेके आए हैं ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है, फिर हम थक जाएंगे, फिर हम बीच में से ट्रीटमेंट पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा गोल ही डिफरेंट है ना। क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि ट्रीटमेंट का गोल क्या है। आप लोगों को लगता है कि हाँ 3 महीने या 2.5 साल बाद ये बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएगी, बिल्कुल निल हो जाएगी ये प्रॉब्लम। ऐसे नहीं है। जब हम क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहे हैं तो क्रॉनिक है कि उम्र भर साथ चलने वाली है। अब बताइए, उम्र भर अगर ये बीमारी साथ चलने वाली है तो इस बीमारी में हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम, ये बीमारी कब बिल्कुल जीरो हो जाएगी, वो कभी भी नहीं होगी। बस ट्रीटमेंट क्या करता है कि आपको और आपके लव्ड वंस को वो स्किल्स दे रहा है कि ये प्रॉब्लम्स जो आप लेके आए हो उनके जो मैनेज करने के तरीके हैं वो पहले अनहेल्दी थे, अब आपको हेल्दी टेक्निक्स और स्किल सिखाई जा रही हैं। ये ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा हम आज बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बैरियर्स आ जाते हैं बीच में, हमारे रुकावटें कौन सी आती हैं इस जर्नी पे, क्योंकि जर्नी बड़ी है, लाइफ लॉन्ग मैंने बोला डिजीज है, तो जर्नी तो लाइफ लॉन्ग की है। तो कौन सी बीच में रुकावटें आ जाती हैं जो हमें ट्रीटमेंट से पीछे खींचती हैं। तो मैम ने और श्वेता मैम ने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द नेक्स्ट इज लैक ऑफ सपोर्ट। जब ये बीमारी घर में आती है ना तो हमें सबसे पहले मतलब समाज से सपोर्ट क्या, हमें अपने घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता है। चाहे हमारे लव्ड वन ने खुद ही घर पे बोला हो कि हाँ मुझे इलाज चाहिए, बट हम इतना सीरियसली नहीं लेते। हमें सपोर्ट नहीं, तू मन बना, मन पक्का कर, कोई गल नहीं हो जाएगा, तेनू घर रख दें, तेनू काम खोल के देने। या बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे व्यूज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं कि ट्रीटमेंट कराएं ना कराएं, बिकॉज होपलेसनेस है। जैसे कि मैम ने शेयर किया पहले वाले पॉइंट्स, होपलेसनेस है क्योंकि हमें लगता है कि बीमारी घर पे आ गई है तो इसका इलाज तो है नहीं है, ऐसे ही पैसे खराब करने का है, टाइम एनर्जी अपनी खराब करने का, अब ये नशे में पड़ गया तो इसको तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। किसी की ये सोच होती है, किसी की ये सोच होती है इसको बाहर भेज दो, इसकी शादी करा दो, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो शायद क्या है ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, सो फिर हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट घर पे ही नहीं मिलता कि हम एक फैमिली, एक यूनिट बन के ट्रीटमेंट के लिए आए। तो वो जो लैक ऑफ सपोर्ट मिलता है, हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। जब बीमारी के बारे में पता चलता है तेरे कारण होया, माँ दे कारण होया, प्यो दे कारण होया, वाइफ दे कारण होया, ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ठीक नहीं सी, पैसे दे नुकसान दे कारण हो गया। तो ये सारे जब हम ब्लेम गेम में पढ़ते हैं, जब हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और हम उसमें कितने साल लगा देते हैं एक राइट ट्रीटमेंट तक पहुंचने में। तो वो लैक ऑफ सपोर्ट जो है हम कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से जो कि प्रोफेशनल नहीं है। हम जैसे कहते हैं कि साइकेट्री प्रॉब्लम्स जब पहले थी तो हम बाबों के पास जाते थे, ठीक है, टूने करा लिए, फांडा करा लिया, हम उस तरफ भी चल पड़ते हैं।
हम उन रिश्तेदारों से बात करते हैं जिनके घर में कभी कोई सेक्रेटरी इलनेस आई ही नहीं है। हम अपने नेबर से बात करेंगे, अपने फ्रेंड से बात करेंगे, बट कहाँ नहीं आते हम? एक प्रोफेशनल के पास, एक डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। तो ये जो लैक ऑफ सपोर्ट हमारे घर से शुरू होके हमारे आले दुआले, हमारे नेबरहुड में, हमारे रिलेटिव्स में, सारी जगह एक लैक ऑफ सपोर्ट जो है इस ट्रीटमेंट को लेके, वो जो है हमें इस ट्रीटमेंट में ना आने देता है, और अगर हम आ भी जाते हैं तो लंबे टाइम तक रहने नहीं देता। हम आपस में ये देखते हैं कि फैमिली पहले कन्फ्लिक्टेड होती है। फैमिली जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी है, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती है, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट उनके ओपिनियंस होते हैं। जब ट्रीटमेंट होता है तो हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए एक यूनिट बन जाते हैं। बट विद द टाइम हम देखते हैं कि जब पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर उनके कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होने शुरू हो जाते हैं। कोई एक मेंबर ऑफ द फैमिली बोलेगा कि चलो अब ऐसे करते हैं, फॉलोअप्स मिस करके देखते हैं। दूसरा बंदा मेडिसिन में फंसा होगा, तीसरा इसमें होगा कि ये काम पे क्यों नहीं जा रहा, ट्रीटमेंट का तो कोई फर्क नहीं है, घर पे बैठने के लिए ट्रीटमेंट थोड़ी कराया। तो वो जो ट्रीटमेंट के लिए कंप्लायंस, कमिटमेंट जो हम कहते हैं जुड़े रहना फैमिली का, वो जो कन्फ्लिक्टिंग आपकी राय होती है ट्रीटमेंट के लिए, वो कहाँ असर डालती है? लव्ड वन के ट्रीटमेंट पे। क्योंकि एक ही घर में अलग अलग, क्या कह लो कि सबकी अलग अलग राय है ट्रीटमेंट के लिए। कोई हमारे लव्ड वंस की बातों में आ जाता है कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब क्या जरूरत है। तो हर कोई फैमिली मेंबर, अगर आप लोग एक यूनिट बन के नहीं चलेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, वो लैक ऑफ सपोर्ट अगर आपके दरमियान ही रहा आपके घरों में, तो ये ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो पाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इटसेल्फ एक डिसिप्लिन मांगता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन अपने लव्ड वन को ट्रीटमेंट में लेके आया, ट्रीटमेंट आगे कैसे बढ़ेगा, और सारी चीज़ें जो है। अब ट्रीटमेंट कराना भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कह रहे हैं इनकी बात नहीं माननी, हम कह रहे हैं इनको दवाइयाँ आपने खुद से खिलानी है, हम कह रहे हैं इनको आपने कहीं अकेले आने जाने नहीं देना, फॉलोअप पे भी आना है तो साथ आना है, साथ जाना है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ये क्या है कि कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेंबर्स में आ गई है, जो पहले से ही थके और मुरझाए और कह लो अके हुए हैं, उनको एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। तो फैमिली यूनिट की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर हम आपस में ड्यूटीज को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर नहीं करेंगे और किसी एक इंसान के ऊपर ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे, तो वो क्या होगा कि एक टाइम पे वो इंसान आके थक जाएगा एंड ही विल ऑल्सो विड्रॉ कि अब मैं नहीं कर रहा, देख लो आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना है कि नहीं कराना। क्योंकि क्या है, हाँ से जी, कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर घर में ही अगर हमने यूनिटी में नहीं आए, अपने आप को यूनाइट नहीं किया, एक दूसरे के साथ वो हर किसी का 33% जो रोल है वो डिफाइन नहीं किया, तो एक इंसान थक जाएगा। 100 किलो का भार अगर आप उसको 25-25 किलो सबको में डिवाइड कर दे, तो 25 किलो उठाना एक एक इंसान के लिए इजी हो जाएगा। बट एक इंसान जिसके ऊपर 100 किलो का भार, फाइनेंशियली भी उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, बच्चों का भी देखना है, घर के खाने का भी करना है, ट्रीटमेंट पे भी आना है, फॉलोअप पे भी लेकर आना है, पेशेंट की टेक केयर भी करनी है, तो फाइनली वो क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सपोर्ट और हम कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हुई, उसके साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी आपके साथ में हमारी तरफ बढ़ जाती है। तो ये जो कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मैं क्या करूँ, मैं बच्चों को स्कूल ना भेजूँ, अब मैं मीटिंग पे चले जाऊँ, तो ये क्या हो गया? कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को स्कूल में भेजने की भी है और आपके लव्ड वन के लिए मीटिंग अटेंड करना भी ज़रूरी है, प्रोग्राम को समझना भी ज़रूरी है। बट अगर इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गई, तो ना बच्चों की रेजिंग ठीक हो पाएगी, ना प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जा पाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि घर में जितने जिन्हें हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे आए और सब अपना थोड़ा थोड़ा रोल, अगर बच्चों का, अगर वाइफ का यहाँ पहुँचना ज़रूरी है, तो आई थिंक समबडी एल्स कैन सेंड द चिल्ड्रन। तो इसका मतलब कि ये डिवाइड करना है
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका कितना शेयर है, कोई कितना शेयर डाल सकता है, उसके लिए बातचीत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दे से दैट टू रिकनेक्ट इज अ ह्यूमन थिंग, और वो रिकनेक्ट कैसे करता है, कम्युनिकेशन। टू डिस्कनेक्ट इज अ एनिमल थिंग, क्योंकि एनिमल ही फाइट करते हैं और फिर ड्रिफ्ट अलग हो जाते हैं। बट वी बीइंग ह्यूमंस, हमें सबसे सुंदर एक स्किल दिया गया बातचीत का। अगर आपने बातचीत करके अपने पुराने मन मुटाव खत्म नहीं किए, आपने अपने ग्रजेस पे काम नहीं किया, बातचीत करके उनको रिजॉल्व नहीं किया, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि बीमारी तो दो घरों में दो मेंबर्स को लड़ाएगी और आप बीच में से पूरा अपना राज फैलाएगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जो पुरानी चीज़ें हुई, जहाँ आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जहाँ हमारा पेशेंट कहता है मैम मुझे तो मेरी वाइफ समझती नहीं, जहाँ घर पे डॉटर इन लॉ कहते हैं कि मेरे इन लॉज ने तो कभी मुझे समझा ही नहीं है। तो अगर आप वो उन ग्रजेस को होल्ड बैक करके बैठे हो, अपने अंदर रखे हो, जहाँ आपको लगता है कि आपके बेटे ने बहुत नुकसान किया, फलानी जगह पैसे लेके हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और आपने वो अपनी पेन नहीं शेयर की उसके साथ कि वी फेल्ट बैड बट अब हम समझ रहे हैं कि तुम बीमार थे, तो अगर ये आपने गुत्थियां नहीं सुलझाई तो बीमारी आएगी और ये आपको पीछे ले जाएगी ट्रीटमेंट से। जैसे कि मैम ने बोला कि वो ढलान में निकलोगे, क्योंकि चढ़ना बड़ा मुश्किल से है, गिरना बहुत आसान है, 1 सेकंड लगना है। वो जैसे बॉल जैसे नीचे को स्लोप से नीचे गिरता है, ऐसे ही बीमारी बाउंस बैक पूरी पूरी वापस बढ़ती है। तो अब आप देखिए कि क्या आपके घरों में बातचीत है, बातचीत आप खुल के बात कर सकते हैं, आप अपनी मन की बात कर सकते हैं, जहाँ आपके अंदर जो पुराने मन मुटाव थे क्या आपने सुलझा लिए, क्या आपने उनको एक्सप्रेस किए। आपको है ये फर्म में तो वैसे ही हम कहते हैं कि आप काउंसलर के साथ बैठ के अपनी वो गुत्थियां सुलझा लीजिए कि हाँ ये चीज है, बट बात करने से सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप बात को होल्ड बैक करके रखोगे तो कोई बूझो तो जाने स्किल नहीं होती किसी में। हमारे रिश्तों में क्या चलता है, यू गैस मी, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये बूझो तो जाने एक रिलेशनशिप में नहीं चलता। आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आपको अंदर ये स्किल दी गई है, आप बता दो कि ये चीज नहीं लगी। डोंट लेट अनदर पर्सन कि वो एज्यूम करे कि मैं अपसेट क्यों हूँ, मैं उदास क्यों हूँ। जब मेरा हस्बैंड मुझे देखे कि हाँ मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे शाम को आके ऐसे मिलोगे, जब मेरे बारे में पूछोगे, भाई ऐसे नहीं होता, यू एक्सप्रेस, आपको ये दी है तो आप पूछ बता दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या आपस में आपकी बातचीत के ताने बाने ठीक हुए, और क्या आप ट्रीटिंग टीम से जो बातचीत कर रहे हैं वो कहीं फिल्टर तो नहीं है, कहीं आप बीमारी को फिर से इनेबल तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप ट्रांसपेरेंट हैं, क्या आपने कुछ बीच में से ब्लॉक्स डाल दिए, बैरियर डाल दिए, ताकि सही बात सच्ची बात कहीं ट्रीटिंग टीम को पता ना लग जाए। क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अगर हमने सच्ची बात कर दी तो डर ये होता है कि स्टे बढ़ जाएगा। तो अगर स्टे बढ़ गया तो मुझे बताओ तो चीजें ठीक ही होंगी, और अगर स्टे नहीं बढ़वाना तो सच्ची बात को सुलझने के लिए बात तो करिए, क्योंकि वो बात अगर नहीं की गई तो वो जाके तो घर में पूरा फिर उस चीज को बढ़ाएगी। तो लेट्स लाइक रिकनेक्ट, बातचीत करके कनेक्शन अपना बिल्ड करें। तो सफ़र तो शुरू हो चुका है आप लोगों का, हम ट्रीटमेंट में हैं और रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं। बस इस सफ़र में आप थक ना जाओ, विथड्रॉ ना कर लो। इसीलिए हम ये कुछ पॉइंट्स लेके आए थे ताकि हम पहले ही आपको आगाह कर दें कि ये चीज़ें आती हैं जब एक फैमिली एक क्रॉनिक डिज़ीज़ के साथ, क्रॉनिक मैं बहुत एम्फसाइज़ करके बोल रही हूँ, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक ज़िंदगी भर साथ चलने वाली बीमारी। जब भी फैमिली अपने लव्ड वन को एक क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में लेके आती है तो उनका थकना लाजमी है, उनमें ये दिक्कतें आनी लाजमी हैं। तो इसीलिए हम आपको ये चीज़ें आज बता रहे हैं कि ये चीज़ें जब आएंगी तो आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है ताकि हम ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़ें। इफ़ अनट्रीटेड, हम बोलते हैं कि ये बीमारी जानलेवा है अगर अनट्रीटेड रह जाएगी। अनट्रीटेड का मतलब है कि ट्रीटमेंट मुकम्मल अगर नहीं कराया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।